वेलकम टू सीजी शिक्षा मैं डी निशा सर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का 10 चैप्टर। आज हम लोग देखने वाले हैं व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। वास्तव में व्यतिकरण और विवर्तन किस तरीके से होती है, इस चीज़ का हम लोग एनालिसिस करते हैं भाई। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं, व्यतिकरण और विवर्तन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए देखते हैं व्यतिकरण और विवर्तन में क्या होता है, इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर को, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर को हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। देखिए, तो व्यतिकरण के बेस पे देखते हैं और विवर्तन के बेस पे देखते हैं। देखिए, तो व्यतिकरण के लिए हम लोग फर्स्ट देखते हैं। देखिए कि दो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली तरंगों, ठीक है, दो कला संबद्ध स्रोतों से यहाँ पर बोल रहा है। देखिए, दो कला संबद्ध, ठीक है, दो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली तरंगों के अध्यारोपण के कारण व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। किसके कारण व्यतिकरण प्राप्त होता है? तो दो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली तरंगों के अध्यारोपण के साथ, मतलब कला संबद्ध। वास्तव में देखा जाए तो किसके कारण होता है भाई? ये कला संबद्ध स्रोत के कारण होता है। क्लियर? तो जैसे कि हमको व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग? दो कला संबद्ध स्रोतों को हम लोग आरोपित करते हैं। दो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली जो तरंगों का अध्यारोपण होता है उसी से हम लोगों को व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। लेकिन अगर हमको विवर्तन प्राप्त करना है, तो क्या हो जाएगा? एक ही स्रोत से, वो दो कला संबद्ध स्रोत है तो इसमें क्या है? देखिए, एक ही स्रोत के विभिन्न भागों से आने वाली तरंगों, एक ही स्रोत के विभिन्न भागों से आने वाली तरंगों के अध्यारोपण के कारण विवर्तन प्रतिरूप बनता है। अध्यारोपण के कारण क्या बनता है? विवर्तन प्रतिरूप बनता है। ठीक है, तो जब एक ही स्रोत के विभिन्न भागों से आने वाली तरंगों के अध्यारोपण के कारण विवर्तन प्रतिरूप बनता है। क्लियर? अब दूसरा को देखते हैं भाई, दूसरा चीज़ के बेस पे देखते हैं। तो पहला क्रमांक के बेस पे हम लोग पहला जो आप इनके बीच में जो अंतर होता है वो पहला अंतर इस तरीके से होता है कि जो व्यतिकरण होता है, दो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली तरंगों के अध्यारोपण के कारण व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होगा। क्लियर? लेकिन अगर इसी को हम लोग विवर्तन के रूप में करते हैं तो क्या हो जाएगा कि एक ही स्रोत के विभिन्न भागों से आने वाली तरंगों, एक ही स्रोत के विभिन्न भागों से आने वाली तरंगों के अध्यारोपण के कारण विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। सेकेंड चीज को हम लोग देखते हैं व्यतिकरण के लिए, जैसे कि हम लोग दीप्त के लिए, अदीप्त के लिए देखते थे ना, तो उसी प्रकार सेकेंड चीज जो हमारा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, सभी दीप्त बैंडों की तीव्रता एक समान होती है। जितने भी हमारे पास दीप्त बैंड होते हैं, सभी दीप्त बैंडों की जो तीव्रता होती है, दीप्त बैंडों की क्या होती है? तीव्रता होती है, वह क्या होती है? एक समान होती है। मतलब यहाँ पर जितने भी दीप्त आ जाएंगे, आप लोगों के दीप्त बैंड आ जाएंगे, जो कि लैम्डा के दृष्टि से रहेगा, किसी भी दृष्टि से रहेगा, वो सभी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं भाई, वो सभी आप लोगों के इक्वल बराबर होते हैं। क्लियर? तो सभी दीप्त बैंडों की तीव्रता एक समान होती है, जो कि व्यतिकरण से रिलेटेड होती है। दीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे थे ना, जब हम लोग फ्रिंज चौड़ाई फाइंड आउट किए थे। तो लेकिन विवर्तन के बेस पे हम लोग देखते हैं तो केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता अधिक होती है, शेष द्वितीयक उच्चिष्टों की तीव्रता क्रमशः घटती जाती है। लेकिन इसमें हम लोग जो उच्चिष्ट देखते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट की जो तीव्रता होती है, ये दूसरा के रूप में है, ये आप लोग फर्स्ट के है। केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता, जो केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता होती है, ये क्या होती है? अधिक होती है। जबकि शेष जो बचे रहते हैं आप लोगों के पास, शेष द्वितीयक उच्चिष्टों की जो तीव्रता होती है वो क्रमशः क्या होती है? घटती जाती है, मतलब कम होती जाती है भाई। घटती जाती है मतलब क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो उसी चीज़ को बोला जा रहा है कि व्यतिकरण के अंतर्गत में कि सभी दीप्त बैंडों की तीव्रता एक समान होती है। तो दीप्त बैंड इक्वल टू हो जाएगा ये, और दूसरा क्या हो जाएगा? केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता। दूसरा क्या है? केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता अधिक होती है, शेष द्वितीयक उच्चिष्ट की तीव्रता क्रमशः घटती जाती है। क्रमशः क्या होती जाती है? घटती जाती है। ठीक है, तो सेकेंड चीज में हम लोग ये चीज देखेंगे कि केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता अधिक होती है, शेष द्वितीयक उच्चिष्टों की तीव्रता क्या होती जाती है? क्रमशः घटती जाती है। क्रमशः क्या होती जाती है? घटती जाती है। अब इसको हम लोग थर्ड चीज के बेस पे देखते हैं। थर्ड के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं कि थर्ड में हम लोग ये देखते हैं, तो व्यतिकरण प्रतिरूप के बेस पे हम लोग व्यतिकरण के अंतर्गत में क्या आता है, तो इस चीज को देखते हैं। व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान होती है। यहाँ पर जो व्यतिकरण के जो फ्रिंज होती है, चाहे वह दीप्त फ्रिंज के बेस पे होता है, चाहे वह अदीप्त फ्रिंज के बेस पे होता है। दीप्त फ्रिंज के बेस पे, अदीप्त फ्रिंज के बेस पे जो हम लोग फ्रिंज चौड़ाई पढ़े थे, जो हम लोग क्या पढ़े थे? फ्रिंज चौड़ाई के लिए पढ़े थे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस में आता है आप लोगों के सीजी बोर्ड क्लास 12th फिजिक्स के बेस पे। क्लियर? तो व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है? एक समान होती है। यहाँ पर देखिए,
ये जो आप लोगों के जो व्यतिकरण होती है, इनकी जो फ्रिंजों की चौड़ाई होती है, व्यतिकरण की जो फ्रिंजों की चौड़ाई होती है वह क्या होती है, एक समान होती है। तो व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है, एक समान होती है। व्यतिकरण फ्रिंजों की जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है, एक समान होती है। तो व्यतिकरण फ्रिंजों की जो चौड़ाई होती है वह क्या होती है, एक समान होती है। लेकिन केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, अगर हम लोग विवर्तन के स्वरूप में देखते हैं, विवर्तन प्रतिरूप, यहाँ से आप लोगों को जो विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है, यहाँ से आप लोगों को व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। तो व्यतिकरण के अंतर्गत हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है, एक समान होती है। व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है, एक समान होती है। जबकि विवर्तन के लिए हम इस चीज को देखते हैं, किसके लिए देखते हैं भाई, विवर्तन के लिए देखते हैं। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, यहां से देखिए, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई अन्य द्वितीयक उच्चिष्टों की, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई अन्य द्वितीयक उच्चिष्टों की, अन्य द्वितीयक उच्चिष्टों की, देखिए केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई अन्य द्वितीयक उच्चिष्टों की, द्वितीयक उच्चिष्टों की चौड़ाई की तुलना में अधिक होती है। चौड़ाई की तुलना में क्या होती है भाई, अधिक होती है। चौड़ाई की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो व्यतिकरण के अंतर्गत हम लोग ये चीज को देखते हैं कि व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान होती है। जबकि विवर्तन के स्वरूप में हम लोग ये चीज देखते हैं कि विवर्तन केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई अन्य द्वितीयक उच्चिष्टों की, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई अन्य द्वितीयक उच्चिष्टों की चौड़ाई की तुलना में अधिक होती है। चौड़ाई की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। तो फर्स्ट के बेस पे हम लोगों ने ये चीज देखा कि जो व्यतिकरण होती है वो दो कलशबद्ध स्रोतों से आने वाली तरंगों के अध्यारोपण के व्यतिकरण प्रतिरूप के कारण बनता है, और जो विवर्तन होता है वह एक ही स्रोत के विभिन्न भागों से आने वाली तरंगों के अध्यारोपण के कारण विवर्तन प्रतिरूप पर बनता है। जब हम लोग सेकेंड चीज में देखें व्यतिकरण के रूप में कि सभी दीप्त बैंडों की तीव्रता एक समान होती है। अब विवर्तन के लिए देखें तो क्या हो जाएगा, केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता अधिक होती है, जबकि शेष द्वितीयक उच्चिष्ट की तीव्रता क्या होती है, क्रमशः घटती जाती है। उसी प्रकार व्यतिकरण के लिए हम लोग थर्ड चीज में ये देखें कि व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है, एक समान होती है। जो व्यतिकरण होती है, व्यतिकरण की जो फ्रिंजों की जो चौड़ाई होती है वह क्या होती है, एक समान होती है। जबकि विवर्तन के लिए हम लोग इस चीज को देख रहे हैं कि केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई अन्य द्वितीयक उच्चिष्टों की चौड़ाई की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। तो विवर्तन के लिए हम लोग ये चीज को देखते हैं कि केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई अन्य द्वितीयक उच्चिष्टों की चौड़ाई की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। जबकि व्यतिकरण के लिए हम लोग ये चीज देखें कि जो व्यतिकरण होती है उसकी जो फ्रिंजों की चौड़ाई होती है वह क्या होती है, आपस में एक समान होती है, मतलब बराबर होती है। तो फर्स्ट कंटेंट के बेस पे हम लोगों ने ये देखा कि दो कलशबद्ध स्रोतों से आने वाली तरंगों के अध्यारोपण के लिए व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है, जबकि एक ही स्रोत से, उसमें तो दो कलशबद्ध स्रोत है, लेकिन विवर्तन में क्या होगा, एक ही स्रोत रहेगा। इस चीज को याद रखिएगा, व्यतिकरण में दो कलशबद्ध स्रोत रहते हैं, जबकि विवर्तन में एक ही स्रोत रहते हैं। एक ही स्रोत के विभिन्न भागों से आने वाली तरंगों के अध्यारोपण के कारण विवर्तन प्रतिरूपता प्राप्त होता है। सभी दीप्त बैंडों की तीव्रता एक समान होती है, सभी दीप्त बैंडों की तीव्रता एक समान होती है। अदीप्त को छोड़ दीजिए। व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान होती है दीप्त के लिए, अदीप्त के लिए, जबकि केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई अन्य द्वितीयक उच्चिष्टों की चौड़ाई की तुलना में अधिक होती है। चलिए इसका फोर्थ कंटेंट के बेस पे हम लोग देखते हैं, अंतर के बेस पे देख रहे हैं, तो फोर्थ के बेस पे हम लोग इस चीज को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, व्यतिकरण के बेस पे हम लोग चौथे नंबर पे इस चीज को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूनतम तीव्रता के लिए बिंदु को पूर्णतः काले होने पड़ता है। ठीक है, न्यूनतम तीव्रता के लिए जो बिंदु होते हैं उनके जो पृष्ठीय होते हैं उनको काला होना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी चीज को बोला जा रहा है कि न्यूनतम तीव्रता के लिए, किसके लिए, न्यूनतम तीव्रता के लिए बिंदु पूर्णतः काले होते हैं। बिंदु पूर्णतः क्या होते हैं, ब्लैक के होते हैं ये। ठीक है, ब्लैक के होते हैं। इस तरीके से आप लोगों के पूरी तरीके से क्या होते हैं, ब्लैक के माध्यम से, इस तरीके से ब्लैक के माध्यम से होते हैं। क्लियर, चलिए इस चीज को देखते हैं अब। लेकिन जो विवर्तन के लिए क्या होते हैं, न्यूनतम तीव्रता के लिए बिंदु पूर्णतः काले नहीं होते हैं। इसमें काले की कोई आवश्यकता नहीं है भाई, इसमें नो ब्लैक, इसमें काले की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें ब्लैक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि न्यूनतम तीव्रता के बिंदु पूर्णतः काले नहीं होते हैं, न्यूनतम तीव्रता के बिंदु पूर्णतः काले नहीं होते हैं यहाँ पर। जबकि व्यतिकरण में क्या प्राप्त होता है भाई, न्यूनतम तीव्रता के बिंदु पूर्णतः काले होते हैं, जबकि विवर्तन के लिए न्यूनतम तीव्रता के बिंदु पूर्णतः काले नहीं होते हैं। तो व्यतिकरण के बेस पे हम लोगों ने ये प्राप्त किया कि न्यूनतम तीव्रता के बिंदु पूर्णतः काले होते हैं, जब काले होने चाहिए, न्यूनतम तीव्रता के लिए बिंदु पूर्णतः काले होते हैं। जबकि विवर्तन के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूनतम तीव्रता के बिंदु पूर्णतः काले नहीं होते हैं। व्यतिकरण के लिए चौथा नंबर पर हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया। पांचवें के लिए हम लोग देखते हैं भाई कि पांचवा में इस किस तरीके से आता है। तो पांचवें नंबर पे क्या है, इस चीज को देखिए। तो पांचवें नंबर के बेस पे हम इस चीज को देखते हैं, व्यतिकरण में फ्रिंजों या बैंडों की संख्या। क्लियर,
व्यतिकरण में फ्रिंजों या बैंडों की संख्या, यहाँ से देखते हैं व्यतिकरण में फ्रिंजों या बैंडों की संख्या। यहाँ पर देखिए व्यतिकरण में ना, ये व्यतिकरण है, व्यक्तिकरण नहीं है ना, इस चीज़ को आप लोग देखिएगा। व्यतिकरण में फ्रिंजों या बैंडों की संख्या, व्यतिकरण में फ्रिंज की या फिर बैंड की, दो चीज़ होती है, या तो फ्रिंजों की होती है या फिर बैंडों की होती है। क्लियर? तो चलिए, व्यतिकरण में फ्रिंजों या बैंडों की संख्या क्या होती है? बहुत अधिक होती है। बैंडों की संख्या बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। चलिए, तो व्यतिकरण में फ्रिंजों या बैंडों की संख्या क्या होती है? बहुत अधिक होती है। व्यतिकरण में फ्रिंजों या फिर बैंडों की संख्या क्या होती है? बहुत अधिक होती है। जबकि विवर्तन की दृष्टि से हम इस चीज़ को देखते हैं, ये चौथा आप लोगों को क्या है? विवर्तन के बेस पे रहेगा। ये तो आपका चौथा हो गया, ये आप लोगों का पांचवा हो जाएगा। जबकि विवर्तन में फ्रिंजों या बैंडों की संख्या, जबकि विवर्तन में फ्रिंजों या फिर बैंडों की संख्या, फ्रिंजों या फिर बैंडों की संख्या क्या होती है? कम होती है। बैंडों की संख्या हमेशा क्या होती है भाई? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। क्लियर? तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। पांचवा में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं व्यतिकरण के लिए, कि व्यतिकरण में फ्रिंजों या बैंडों की संख्या क्या होती है? बहुत अधिक होती है। व्यतिकरण के लिए हम लोग देखते हैं, तो पांचवें नंबर पे देखते हैं, व्यतिकरण में फ्रिंजों या फिर बैंडों की संख्या क्या होती है? बहुत अधिक होती है। जबकि विवर्तन के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, विवर्तन के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि विवर्तन में, किसमें? विवर्तन में फ्रिंजों या फिर बैंडों की, विवर्तन में फ्रिंजों या फिर बैंडों की संख्या क्या होती है? बहुत ही कम होती है। बहुत ही क्या होती है? कम होती है। तो व्यतिकरण के बेस में हम लोग पहला कंटेंट में देखें कि यह दो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली तरंगों के अध्यारोपण के कारण व्यतिकरण प्रतिरूपता प्राप्त होता है। जबकि विवर्तन के लिए देखें कि यह एक ही स्रोत के बार बार उस टॉपिक को और उस कंटेंट को, उस लाइन को बार बार रिवाइज कराया जा रहा है ताकि आपके माइंड में ये सेट हो जाए। ठीक है। सेकंड में ये देखे थे कि सभी दीप्त बैंडों की तीव्रता एक समान होती है, जबकि विवर्तन में ही ऐसा नहीं होता भाई। इसमें केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता अधिक होती है तथा शेष द्वितीयक उच्चिष्ट की तीव्रता क्या होती है? क्रमशः कम होती है, मतलब घटती जाती है। और व्यतिकरण फ्रिंजों की जो चौड़ाई होती है वह एक समान होती है। क्लियर? लेकिन विवर्तन के स्वरूप में हम लोग ये चीज देखें कि केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई अन्य द्वितीयक उच्चिष्टों की चौड़ाई की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। और चौथा नंबर में ये देखिए व्यतिकरण के बेस में कि व्यतिकरण में जो न्यूनतम तीव्रता के लिए बिंदु होते हैं वो पूर्णतः क्या होते हैं? काले होते हैं। जबकि विवर्तन के लिए क्या होता है? न्यूनतम तीव्रता के बिंदु पूर्णतः काले नहीं होते हैं, इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है। व्यतिकरण के बेस पे हम लोग ये देखें कि व्यतिकरण में फ्रिंजों या फिर बैंडों की जो संख्या होती है वह क्या होती है? बहुत ही अधिक होती है, बहुत ही अधिक होती है। जबकि विवर्तन के लिए हम लोग ये चीज देखें कि विवर्तन में फ्रिंजों या फिर बैंडों की जो संख्या होती है वह क्या होती है? कम होती है। विवर्तन के लिए देखेंगे तो व्यतिकरण के बेस पे हम लोग इस चीज को देखेंगे, व्यतिकरण में दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई, व्यतिकरण में दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान होती है। छठवें नंबर पे देखते हैं भाई, छठवें नंबर पे हम लोग व्यतिकरण के बेस पे देख रहे हैं, तो ये छठवें नंबर के बेस पे देखते हैं, व्यतिकरण में दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई, व्यतिकरण में दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई, व्यतिकरण में दीप्त फ्रिंजों की जो चौड़ाई होती है, व्यतिकरण में दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है? एक समान होती है। चौड़ाई एक समान होती है। क्लियर? तो व्यतिकरण में दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान होती है। इसमें लेमडा बाय ए, इसमें क्या होता है? जो लेमडा बाय ए के बेस पे होता है जो भाई आप लोगों का, इसमें लेमडा बाय ए दोनों स्लेटों के बीच की दूरी होती है। क्या होती है? दोनों स्लेटों के बीच की दूरी होती है, यहाँ से ये क्लियर? ये क्या होती है? दोनों स्लेटों की बीच की दूरी होती है, ये दोनों स्लेटों के बीच की दूरी होती है। जबकि कोण पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त होते हैं, इसी कोण पर हमारा क्या प्राप्त होता है भाई? इसी कोण पर हमारा क्या प्राप्त होता है? दीप्त फ्रिंज प्राप्त होता है। इसी कोण पर आपका क्या प्राप्त होता है? दीप्त फ्रिंज प्राप्त होता है। इसी कोण पर आपका क्या प्राप्त होता है? दीप्त फ्रिंज प्राप्त होता है। जबकि विवर्तन के फलस्वरूप हम लोग ये चीज देखते हैं कि केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, यहां से देखते हैं ये चीज देखिए, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई द्वितीय उच्चिष्ट की चौड़ाई की, द्वितीय उच्चिष्ट की चौड़ाई की, यहां से देखते हैं द्वितीय उच्चिष्ट की चौड़ाई की क्या होती है? दोगुनी होती है। क्या होती है भाई?
दोगुनी होती है। क्लियर। तो व्यतिकरण के प्रतिरूप के अनुसार हम लोग ये प्राप्त किए हैं कि जो व्यतिकरण में दीप्त फ्रिंजों की जो चौड़ाई होती है वह एक समान होती है। इसमें लैम्डा बाय ए दोनों स्लेटों के बीच की दूरी होती है जो कि कोण पर दीप्त फ्रिंज के अनुसार प्राप्त होती है। जबकि विवर्तन के बेस पे हम लोगों ने ये चीज देखा था, विवर्तन के स्वरूप हम लोगों ने ये चीज देखा था कि विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, केंद्रीय जो उच्चिष्ट की चौड़ाई होती है वो किस प्रकार की होती है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई द्वितीय उच्चिष्ट की चौड़ाई की क्या होती है, द्वितीय उच्चिष्ट की चौड़ाई की क्या होती है, दोगुनी होती है। उसकी चौड़ाई की क्या होती है, दोगुनी होती है। तो व्यतिकरण के स्वरूप में हमारा जो पहला कंटेंट था, दो कलशबद्ध स्रोतों से आने वाली तरंगों के अध्यारोपण के कारण व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। जबकि विवर्तन के लिए एक ही स्रोत के विभिन्न भागों से आने वाली तरंगों के अध्यारोपण के कारण विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। जबकि व्यतिकरण के अंतर्गत सभी जो दीप्त होते हैं बैंडों की तीव्रता एक समान होती है, जबकि विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता अधिक होती है तथा शेष द्वितीयक उच्चिष्टों की तीव्रता क्रमशः घटती जाती है। व्यतिकरण फ्रिंजों की जो चौड़ाई होती है वो एक समान होती है, जबकि विवर्तन के स्वरूप केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई अन्य द्वितीयक उच्चिष्टों की चौड़ाई की तुलना में अधिक होती है। व्यतिकरण में न्यूनतम तीव्रता को पूर्णतः काले नहीं होते हैं, जबकि विवर्तन के लिए न्यूनतम तीव्रता के लिए बिंदु पूर्णतः काले नहीं होते हैं, जबकि व्यतिकरण के लिए पूर्णतः काले होना आवश्यक रहता है। व्यतिकरण की दृष्टि से हम लोग ये चीज देखते हैं तो व्यतिकरण में फ्रिंजों या बैंडों की संख्या क्या होती है, बहुत अधिक होती है। उसमें जो फ्रिंजों की संख्या होती है, उसमें जो बैंडों की संख्या होती है दीप्त अदीप्त के बेस पे, उनकी संख्या बहुत ही अधिक होती है। जबकि विवर्तन में फ्रिंजों या बैंडों की संख्या क्या होती है, कम होती है, अपोजिट। क्लियर। और यहां पर देखिए व्यतिकरण में दीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है, एक समान होती है। क्लियर। दीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है, एक समान होती है। तो व्यतिकरण में दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई एक समान होती है। इसमें लैम्डा बाय ए दोनों स्लेटों के बीच की दूरी होती है, कोण पर दीप्त फ्रिंज क्या होती है, प्राप्त होती है। जबकि विवर्तन के स्वरूप में हम लोग ये चीज देखते हैं कि केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई द्वितीय उच्चिष्ट की चौड़ाई की क्या होती है, दोगुनी होती है। तो ये व्यतिकरण विवर्तन में 4 नंबर का आप लोगों का अंतर आता है। ठीक है, कि व्यतिकरण और विवर्तन में कोई 4 अंतर लिखिए बोल के, तो आप लोग 4 अंतर के बेस पे आप लोग इस चीज को लिखेंगे कि दो कलशबद्ध स्रोतों से आने वाली तरंगों का अध्यारोपण के कारण व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है, जबकि एक ही स्रोत के विभिन्न भागों में आने वाली तरंगों के अध्यारोपण के कारण विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है बोल के। क्लियर। चलिए इसका आगे कंटेंट को देखते हैं। प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण किस तरीके से होता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। प्रकाश का ध्रुवण किस तरीके से होता है, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। तो चलिए अगला हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन। हम जानते हैं कि यांत्रिक तरंगे 2 प्रकार की होती है। जो हमारे पास यांत्रिक तरंगे होती है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है भाई। ठीक है, तो प्रकाश का ध्रुवण के अंतर्गत इस चीज को देखते हैं हम लोग। प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण के अंतर्गत में हम लोग ये चीज देखते हैं, यांत्रिक तरंगे हमारे पास आती है, यांत्रिक तरंगे आती है, यांत्रिक तरंगे आती है हमारे पास। क्या आती है, यांत्रिक तरंगे। ठीक है, तो प्रकाश का ध्रुवण में हम लोग जानते हैं कि यांत्रिक तरंगे 2 प्रकार की होती है। प्रकाश का ध्रुवण में हम लोग ये चीज देखते हैं कि जो यांत्रिक तरंगे होती है वो 2 प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। और क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है, और अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, तो पहला अनुदैर्ध्य तरंग होता है, दूसरा होता है अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग के बेस पे होती है। तो प्रकाश के ध्रुवण के अंतर्गत हम लोग ये चीज जानते हैं कि यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। हम जानते हैं कि यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहला अनुदैर्ध्य तरंग, पहला हम लोग देखते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। जो पहला होता है वो हमारा क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग होता है। और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, आप लोगों का अनुप्रस्थ तरंग होता है। जो दूसरा होता है भाई वो आप लोगों का क्या तरंग होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो प्रकाश का ध्रुवण के बेस पे हम लोग ये चीज देखते हैं कि हम जानते हैं कि यांत्रिक तरंगे 2 प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे और क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, तो प्रकाश की ध्रुवणता किस तरीके से होती है, प्रकाश की ध्रुवणता किस तरीके से होती है, उसकी ध्रुवता पर क्या प्रभाव पड़ता है भाई, उस चीज को हम लोग ये प्रकाश के ध्रुवण के बेस पे देख रहे हैं। तो ये आप लोगों के 2 प्रकार की होती है।
कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहला अनुदैर्ध्य के बेस पे होगी, अनुदैर्ध्य तरंग के बेस पे देखेंगे, और जो दूसरा है वो अनुप्रस्थ के बेस पे देखेंगे। तो अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के जो कण होते हैं भाई, अनुदैर्ध्य तरंग में जो माध्यम के कण होते हैं, क्योंकि जो भी पदार्थ के कण होते हैं वो छोटे छोटे अणुओं से मिल करके बने होते हैं, छोटे छोटे अणु छोटे छोटे परमाणु से मिल करके बने होते हैं। परमाणु आपका छोटे जो द्रव्यमान का समस्त केंद्र भाग जो नाभिक में स्थित होता है, और नाभिक में 2 पार्टिकल होते हैं आपका, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन आपका धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन आपका नवेशित होता है। उसके चारों तरफ जो चक्का लगाता है भाई, चक्का लगाने वाला वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण, यहाँ से देखिए अनुदैर्ध्य तरंग में, किस तरंगदैर्ध्य की बात कर रहा हूँ मैं? अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण तरंग संचरण के अनुदिश ही कंपन करते हैं। मतलब इसमें अनुदैर्ध्य तरंग में जो माध्यम के कण होते हैं, अगर उसी की दिशा में है, वो उसी तरंग संचरण की दिशा में है, तभी ये कंपन करेंगे भाई, आगे फिर नहीं करेंगे। तो उसी चीज को बोला जा रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के जो कण होते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग में जो माध्यम के कण होते हैं उनमें जो तरंग संचरण होती है, अनुदैर्ध्य तरंग में जो माध्यम के कण होते हैं उनमें जो तरंग संचरण होती है उनके अनुदिश ही कंपन करते हैं। मतलब उन्हीं की अनुदिश होती है, जैसे कि एपी के अनुदिश बोलते हैं ना, जब भी डायग्राम के बेस में लेते हैं कि ये ए बी और ये पी है, तो ये एपी के क्या होती है? अनुदिश होती है बोल के। तो उसी प्रकार यहाँ पर बोला जा रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण तरंग संचरण के अनुदिश ही कंपन करते हैं, किंतु हमारा अनुप्रस्थ तरंग में देखिए, किंतु अनुप्रस्थ तरंग में ये अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होती है? अनुदिश ही कंपन करते हैं, ठीक है, तरंग संचरण के अनुदिश ही कंपन करते हैं, अनुदिश ही कंपन करते हैं, अनुदिश ही कंपन करते हैं तरंग संचरण के, किसके? तरंग संचरण के, तरंग संचरण के। क्लियर? तो इस चीज को देख रहे हैं, देखिए हम लोग यहाँ पर कि अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण तरंग संचरण के अनुदिश ही कंपन करते हैं। अनुदिश ही कंपन करेंगे मतलब इस तरीके से आपका वेव के बेस पे आप लोगों के जा रहा है, इस तरीके से देखिए वेव के बेस पे आप लोगों के जा रहा है। अब यहाँ से श्रृंग के बेस पे, ग्रथ के बेस पे श्रृंग, गर्त, सिंह, गर्त, इसी प्रकार। तो ये अनुदिश इसी तरीके से आप लोगों का क्या करेंगे? तरंग संचरण के दिशा में आप लोगों के अनुदिश ही कार्य करेंगे, अनुदिश ही गमन करेंगे ये, ठीक है। ये यहाँ पर आपका श्रृंग होता है, ऊपर वाले को श्रृंग बोलते हैं, नीचे वाले को गर्त बोलते हैं, कि गर्त खाई में गिर गए बोलते हैं, मतलब गड्ढा, ठीक है। तो उसी चीज को बोला जा रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण तरंग संचरण के अनुदिशी, मतलब देखिए मेरा हाथ जा रहा है इस तरीके से, अनुदिशी कंपन करेंगे, जबकि अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण, जबकि अनुप्रस्थ तरंग में देखिए किंतु बोल के दिया गया है, जबकि अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण, जबकि अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण तरंग संचरण की, माध्यम के कण तरंग में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के, तरंग संचरण की दिशा के क्या होती है? लंबवत कंपन करती है। क्या कंपन करती है? लंबवत कंपन करती है। क्लियर? तो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग के बेस पे आप लोग ये चीज को बोल सकते हो कि अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण तरंग संचरण के अनुदिशी कंपन करते हैं, जबकि अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत कार्य करते हैं। ये आप लोगों के इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से जाता रहेगा भाई, लेकिन ये लंबवत, इस तरीके से लंबवत, ये वाला लंबवत, ये वाला लंबवत, ये वाला लंबवत, ये ऐसे तरंग संचरण के रूप में आप लोगों के क्या करेंगे? गति करते हैं। क्लियर? तो ये दोनों जो कंटेंट होता है वो आप लोगों के प्रकाश के ध्रुवण के बेस पे होता है, जो कि यांत्रिक तरंगे के बेस पे आता है। यांत्रिक तरंग के बेस पे आपका अनुदैर्ध्य तरंग भी आएगा, अनुप्रस्थ तरंग आएगा। तो ये दोनों तरंगों प्रकाश के ध्रुवण के बेस पे आप लोगों का आता है, ठीक है। दोनों ही तरंगों में परावर्तन का गुण देखिए यहाँ पर, दोनों ही तरंगों में, मतलब अनुप्रस्थ तरंगों में और अनुदैर्ध्य तरंग में, अनुप्रस्थ तरंग अनुदैर्ध्य तरंग में परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन की घटनाएं होती रहती है। दोनों ही तरंग में आपका परावर्तन भी होगा, अपवर्तन भी होगा, विवर्तन भी होगा, व्यतिकरण भी होगा। क्लियर? ठीक है। तो परावर्तन के माध्यम से भी हम इस चीज को देख चुके हैं, अपवर्तन के माध्यम से भी देख चुके हैं, व्यतिकरण की दृष्टि से भी देख चुके हैं, और विवर्तन की भी दृष्टि से देख चुके हैं। अतः इन गुणों के आधार पर इन तरंगों में विभेद कर पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि ये सभी चारों एक ही के बेस पे होते हैं। इस कारण से यहाँ पर ये चीज को बोला जा रहा है कि ये जो घटनाएं होती हैं वह एक ही प्रकार की होती है। अतः इन गुणों के आधार पर इन दोषों पर, अतः इन गुणों के आधार पर इन दोषों पर, ठीक है, अतः इन गुणों के आधार पर इन दोनों तरंगों में विभेद कर पाना क्या होता है? संभव नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि सभी एक ही प्रवृत्ति होते हैं भाई, कि अगर वो अनुदैर्ध्य के साथ जा रहा है तो अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ है तो अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ के बेस पे जाएगा तो अनुप्रस्थ के बेस पे जाएगा, अनुदैर्ध्य के बेस पे जाएगा तो अनुदैर्ध्य के बेस पे जाएगा। इस कारण से यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनके जो परावर्तन होते हैं, अपवर्तन होते हैं, व्यतिकरण होते हैं, विवर्तन होते हैं, इन गुणों के आधार पर इन दोनों तरंगों में विभेद कर पाना क्या होता है? दिक्कत होती है, संभव नहीं होती है। ध्रुवण प्रकाश संबंधित ऐसी घटना होती
होती है, देखिए जो ध्रुवण होती है वह प्रकाश संबंधित ऐसी घटना होती है जो अनुदैर्ध्य तरंग की, जो नीचे जो ऊपर वाला है, देखिए अनुदैर्ध्य तरंगों की, जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है ऊपर वाला, और जो नीचे वाला आप लोगों के यहाँ पर मैं लिखा हूँ अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर को स्पष्ट नहीं कर पाता, क्योंकि ये चारों चीज वही है भाई, परावर्तन भी अपवर्तन के जैसे नियम फॉलो कर रहा है, अपवर्तन भी परावर्तन के जैसे, परावर्तन व्यतिकरण के जैसे, व्यतिकरण परावर्तन के जैसे, अपवर्तन व्यतिकरण, व्यतिकरण अपवर्तन, अपवर्तन विवर्तन, विवर्तन व्यतिकरण, विवर्तन व्यतिकरण, व्यतिकरण परावर्तन कर रहा है। क्लियर? तो इस पे से इसी चीज को बोल रहा है कि ध्रुवण प्रकाश संबंधित ऐसी घटना है जो अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर को स्पष्ट करता है। तो यहाँ पर इसके अंतर को जो है उस पर स्पष्ट करता है, जो कि हम लोगों ने इसके पहले जो टॉपिक देखा उसमें व्यतिकरण विवर्तन में अंतर के बेस पे। तो अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होती है, इस चीज को पॉइंट आउट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसको क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा तरंग ध्रुवण की घटना नहीं होती है बोल के, तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवण की कोई घटना नहीं होती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवण की घटना होती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंग में क्या होती है, ध्रुवण की घटना होती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवण की घटना होती है। तो अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होती है।